में एज यू कैन सी जो पॉलीयूरिथेन फोम है दैट इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि उसका यू फैक्टर ज़्यादा है, तो दैट इज मोर efficient in insulating the internal surface. So this is another kind of wall insulation internal surface पे. हमने क्या किया, जो वुडन हमने बैटन्स बनाई थी उसके अंदर जो खाली जगह बची थी उसके अंदर भी हमने इंसुलेशन फिट कर दी है. So where space permits, the combination of battens and rigid or semi-rigid insulation can provide optimum thicknesses of insulation. तो इधर हुआ क्या है, हमने बैटन्स बनाई, बैटन्स का ग्रिड वर्क बनाया, उसको स्क्रू किया सरफेस के साथ वॉल की, और उसके अंदर जो पैनल बना था उसके अंदर हमने इंसुलेशन मटेरियल डाल दिया, और उसके ऊपर भी हमने ये जो है पूरे का पूरा स्कर्टिंग के ऊपर प्लास्टर बोर्ड जो है वो हमने लगा दिया. तो अंदर प्लास्टर की पूरी फिनिश जो है वो अंदर से ऐसे लगेगा प्लास्टर हुआ है, बट वॉल और प्लास्टर बोर्ड के अंदर जो है वो इंसुलेशन मटेरियल पैक्ड है. तो ये जो इंसुलेशन मटेरियल है बाहर से जो भी हीट रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो अंदर आने से रोकेगी, और अंदर जो भी आपने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है उसको वो बाहर जाने से भी रोकेगी. सो फिक्सिंग मेथड कैसा है, टिम्बर बैटन्स at least the thickness of the insulation, they are screwed or nailed to the wall, and battens they are available which include caulk laminate to reduce the thermal bridging. इंसुलेशन कट टू फिट टाइटली बिटवीन द बैटन्स, जो बैटन्स के बीच में गैप है उसके अंदर टाइटली फिट कर दिया इंसुलेशन के बोर्ड को. अ वेपर प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन इज फिटेड अक्रॉस द फेस ऑफ द स्टड वर्क एंड कवर्ड ऑन द इंटरनल फेस बाय प्लास्टर बोर्ड और ऑल्टरनेटिवली अ सर्विस जोन एंड अ प्लास्टर बोर्ड. तो हमें बीच में एक जो है सर्विस जोन भी देना पड़ेगा, कोई वायर्स हैं, कुछ भी हमने कंडुइटिंग पास करनी है, तो उसके लिए बार बार ब्रिक में हम चिजल ना करके we can give a little gap here from which we can run our conduits also. So wall insulation internal method के लिए हमारे पास इस टाइप की insulation के लिए we have mineral wool and polyurethane foam also. तो जो battens आपने create किए हैं, battens का जो ये बीच वाला space है, as you can see here, this space it can be filled with polyurethane foam also. So this is another kind of a internal wall insulation in which if your wall is damp, जहाँ पे आपकी dampness आने के chances हैं, there only we prescribe this kind of wall insulation. आपकी ये existing wall आ गई which is either uneven, बिल्कुल plain नहीं है, या uneven है, या water ingress है, यहाँ पे water seepage रहती है, it is damp, then we prescribe this kind of a method. And this is एक हम gap देके जो हमारे वुडन बैटन्स हैं दे आर नॉट अटैच टू द वॉल, अ कैविटी इज क्रिएटेड हेयर, और ये जो वुडन बैटन्स हैं दे आर स्क्रूड टू द फ्लोर एज वेल एज टू द सीलिंग. तो फ्लोर और सीलिंग के साथ इनका कॉन्टैक्ट है. सिमिलरली जब जैसे हमने पीछे किया, इंसुलेशन जो बोर्ड है, इंसुलेशन मटेरियल है, वो हमने बैटन्स के बीच में जो गैप्स बने हुए हैं उसके अंदर फिट इन कर दिया, और उसके ऊपर वेपर मेम्ब्रेन देने के बाद प्लास्टर बोर्ड जो है वो टेप जॉइंट्स के साथ लगा दिया, एंड देन द स्कर्टिंग. This is the existing floor. This is the internal kind of wall insulation. So this kind of insulation we propose for the areas where the walls they are either damp, या तो वो damp है या वो uneven है. वहाँ पे हम जो battens हैं वो जो हैं वो हम screw नहीं करते हैं directly to the wall. Battens और wall के बीच में we create a cavity, and these battens they make a framework by supporting on the roof as well as on the floor, and in these blocks we fit in the insulation material. So the timber stud work usually at 600 mm centers, possibly increased to 400 mm, where heavy internal fittings they are hung on the wall, is braced between floor and the ceiling. तो जो हमारे wooden battens हैं floor और ceiling के साथ brace हुए हैं, और उनका जो साइज है वो नॉर्मली हम 2 फीट बाय 2 फीट रखते हैं पैनल का. वेरियस इंसुलेशन मटेरियल्स दे आर पॉसिबल, बट ऑल मस्ट फिट टाइटली बिटवीन द स्टड्स. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आपका एरिया बना है, ये वाला जो पैनल बना है बीच में, यहाँ पे आप लूजली फिटेड इंसुलेशन डाल दें. इट शुड बी टाइटली फिट, कोई एयर गैप नहीं रहना चाहिए. अ वेपर प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन इज फिटेड अक्रॉस द फेस ऑफ द स्टड वर्क and covered on the internal face by plasterboard, or alternatively a service zone and a plasterboard. So application,
appropriate for where the existing wall is subjected to rain penetration, मैंने बताया, या वो uneven हो, either wall is distorted, bowed है, uneven है, या फिर damp है, वहाँ पे ऐसी तरह की हम separate inner lining देते हैं. This is the inner lining which is separated from the wall and a cavity is created. So let's see how a house can be kept heated. As we can see, जो हमारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा heat जो है वो loss हो रही थी roof से, तो we can provide 10 centimeter of fiberglass insulation which reduces the heat loss through the roof by almost 75%. तो जितना हमारा heat loss हो रहा था roof से, उसको हम 75% तक बचा सकते हैं by only giving insulation of 10 centimeter of fiberglass. जो हमारी heat loss हो रही थी from windows, वहाँ पे हम डबल ग्लेसिंग दे सकते हैं. इट कैन रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द विंडोज बाय 50%. देन जो हमारी कैविटीज़ आ रही हैं या जो हमारी जो वॉल्स हैं, फिल द कैविटी इन द वॉल्स विद फोम, पॉलीयूरेथेन फोम जो आ रही थी, उनसे हम अगर उसको फिल कर दें या एक कोट दे दें इंटरनल साइड या एक्सटर्नल साइड पे, इट कैन रिड्यूस द हीट लॉस बाय ऑलमोस्ट 50%. सो एज यू कैन सी कितनी हीट जो है, और फ्लोर को अगर हमने बचाना है तो solid concrete floors they lose only 50% as much heat as wooden ones. तो wooden floors जो हैं वो avoid करने चाहिए और solid concrete floors जो हैं वो बनाने चाहिए हमें, just to save 50% of the energy. So all this इसको सबको regulate करना भी बहुत ज़रूरी है. So for that national codes and standards they have been introduced. Government of India has launched Energy Conservation Building Code, ECBC code है. This code is voluntary and applicable to the buildings or building complexes that have a connected load of 500 kilowatt or a contract demand of 600 kVA, whichever is greater. तो अगर एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं या कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी कंजम्पशन जो है इट एक्सीड्स 500 किलोवाट, उसके लिए एक कोड है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड. तो उनके लिए कुछ कोडल प्रोविजंस हैं जिसके हिसाब से उनको उतनी एनर्जी जो है वो कंजर्व करनी है. ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्डिंग बड़ी है, ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आप कंज्यूम करोगे. सो देयर इज़ अ लिमिट फॉर द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बिकॉज एवरीबडी शुड गेट equal opportunity for energy consumption. So this code addresses the minimum performance standards for energy efficiency in a building, covering building envelope, जिसकी हमने बात की है. building envelope is roof, wall, windows, floors, etc. Then the mechanical system and equipment, service hot water heating, interior and exterior lighting and electrical power and motors. तो जितनी भी चीज़ें आपकी जो हैं एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग एनवेलप है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, चाहे वो वाटर एनर्जी है, जिस भी एनर्जी को आप किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है कि उतनी तो आपने कंजर्व करनी है एंड यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स. सो दिस इज़ एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव विच एनेबल्स द डिज़ाइन ऑफ हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग. तो आपकी जो बिल्डिंग की परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी इफ़ यू कंजर्व एनर्जी. आप अंधाधुंध इलेक्ट्रिकल बिल नहीं भर रहे हैं, आप कुछ हद तक कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है वो कंजर्व भी कर रहे हैं बाय रिसाइकलिंग द मटेरियल्स और बाय यूजिंग सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी, यूजिंग वाटर एनर्जी. किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी अपनी कंज्यूम करने से रोक रहे हैं, कुछ पार्ट को बचा रहे हैं. सो दिस मीन्स यू आर गोइंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग. So there is one concept also which is very trendy nowadays, which is green buildings. So efforts they are now being made to construct green buildings which not only take care of energy conservation but also look into water and waste management, environmental impact, minimum destruction of natural resources and various other aspects in an integrated way. So green buildings का concept भी basically energy conservation ही है, बट वाइडर एक जो ब्रॉडर इनकी विजन है ग्रीन बिल्डिंग्स की, दैट इज़ टू रीजेनरेट द एनवायरनमेंट, टू रीजेनरेट द थिंग्स वी कैन. वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बेयर मिनिमम हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए भी जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, बिकॉज जब भी हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, देन ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, आरसीसी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं,
ट्रांसपोर्टेशन उसका जो है दैट ऑल्सो कंज्यूम्स एनर्जी, उसको रनिंग कॉस्ट है कुछ बिल्डिंग की. सो इन अ ब्रॉडर सेंस ऑल दीज फैक्टर्स दे आर टू बी बोर्न इन माइंड बिफोर वी डिज़ाइन द बिल्डिंग. कि क्यों ना हम ओरिएंटेशन को ध्यान में रख के ही अपनी बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसमें हीट इनग्रेस कम हो या हीट डिसिपेशन कम हो. तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीन बिल्डिंग्स जो है आता है. फिर जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किया जाए. कि एनर्जी बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक बिल्डिंग पहले बना लें और उसके बाद सोचें कि उसको एनर्जी कैसे हम बचा सकते हैं. एनर्जी कैन बी सेव्ड राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन वी हैव थॉट ऑफ बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स और डिज़ाइनिंग अ बिल्डिंग. तो उसी टाइम से अगर हम सोच के चलें कि वी हैव टू मेक अ ग्रीन बिल्डिंग जिसका कुछ भी रेसिडुअल इम्पैक्ट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ना पड़े. सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कॉन्सेप्ट. However, the difference in approach, which revolves around a concern for extending the lifespan of natural resources, it provides human comfort, safety and productivity also. So this approach results in reduction in operating costs like energy and water, besides several intangible benefits. तो जो ग्रीन बिल्डिंग्स है, एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है ग्रीन बिल्डिंग्स जो हैं वो इनिशियली बहुत महंगी होती हैं बिकॉज यू आर यूजिंग solar passive techniques also, you are conserving energy while designing also. आप orientation ऐसे दे रहे हैं, features ऐसे दे रहे हैं अपनी building में जिनसे जो है वो जैसे courtyard planning जो थी traditional buildings में भी, तो वो एक जो कुछ traditional हमारे concepts हैं they are also you know kept in mind before designing a complex or a building. So green buildings, there are some salient features, there are some hidden features about green buildings. एक तो मिनिमल डिस्टर्बेंस है टू द लैंडस्केप एंड द साइट कंडीशंस. देन यूज ऑफ रिसाइकल्ड एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स हैं. यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, जिस एनर्जी को हम बार बार रीन्यू करके यूज़ कर सकते हैं वही चीज़ें रिसाइकल कर सकते हैं, वो चीज़ें हम ग्रीन बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं. तो इसलिए दिस इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो एनवायरनमेंट पे कोई हार्श इफेक्ट नहीं होता इसका. यूज़ ऑफ नॉन टॉक्सिक एंड रिसाइकल्ड और रिसाइकलेबल मटीरियल्स, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, किसी को हेल्थ हैजर्ड ना रहे. देन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड वाटर रिसाइकलिंग, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली इक्विपमेंट, इंडोर एयर क्वालिटी फॉर ह्यूमन सेफ्टी एंड कंफर्ट, देन इफेक्टिव कंट्रोल्स एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम. So let's conclude our lecture here. With the tremendous growth of country is witnessing, energy efficiency in buildings they assume paramount importance. Day by day हो क्या रहा है, building complexes बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं. Then we provide full glazing on the external side of the building, and then we pay heavily for air conditioning or heating loads. तो हम पहले तो अपनी बिल्डिंग को बना देते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट हो, पूरा व्यू मिले बाहर का, बट इंस्टॉलेशन को ध्यान में रख के हम अगर उसको नहीं बना रहे हैं और ग्रीन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के वी आर नॉट डिजाइनिंग आवर बिल्डिंग, देन वी विल बी इन अ फिक्स आफ्टर फ्यू ईयर्स. शुरू में स्टार्टिंग में इफ वी इन्वेस्ट 5 or 10% मोर देन द नॉर्मल कॉस्ट, इट विल बी इंटेलिजेंट एफर्ट एज कम्पेयर टू द फ्यूचर प्लानिंग. की इन द लेटर स्टेज जाके जब हमें बिजली के बहुत सारे बिल देने पड़ेंगे, उससे बेटर है कि शुरू में ही 5 या 10% आप ज़्यादा लगा दें, जो कि बाद में रिकवर ही होना है इन द लॉन्गर, क्योंकि एक बिल्डिंग का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया तो 1 साल में आप उसको रिकवर कर लें. फॉर द लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी वी नीड टू इन्वेस्ट in the initial time only. The energy saving potential can be as high as 40 to 50% if addressed right at the design stage. तो हम जब डिज़ाइनिंग ही कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग की, उसी टाइम पे हम कुछ फैक्टर्स अपने ध्यान में रख लें रिगार्डिंग बिल्डिंग मटेरियल, ओरिएंटेशन एंड सर्टेन अदर concept, then we can save up to 50% of energy, which is a huge amount. The application of codes like ASHRAE and ECBC, they are acting as a benchmark and they can help in designing high performance buildings. So there exist tremendous opportunities to introduce new materials, equipment and technologies which can help enhance energy efficiency of the buildings. तो हम कुछ जो है हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि रिसाइकल्ड मटेरियल्स हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनके हेल्थ हैजर्ड्स ना हो, किसी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना करे. कुछ लोग एस्थमेटिक होते हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कोई उससे इंटॉक्सिसिटी ना हो.
तो ऐसे equipments and technologies they should be developed and used also, which can help enhance energy efficiency of the building. So we in the broader sense we have to enhance the energy efficiency of the building. हमारी जो buildings हैं they should be energy efficient, then only they will survive and we will survive for a longer time. Thank you so much for your attention.